हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल दांगी अकेडमी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का दांगी अकेडमी पर। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि यदि आप टू सब ग्रुप 4 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जैसा कि एग्ज़ाम जो है पहले हो चुकी है और इसे कैंसिल कर दिया गया है कुछ रीजंस की वजह से और इसे दोबारा कंडक्ट कराया जाना है, तो यदि आप इसकी तैयारी दांगी अकेडमी के साथ करना चाहते हैं और किस सब्जेक्ट की करना चाहते हैं तो मुझे इसके लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इसकी प्रिपरेशन के लिए इस एकेडमी पर वीडियो प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आज का ये फर्स्ट वीडियो है जिसमें मैं ओल्ड क्वेश्चन पेपर के साथ स्टार्ट करते हैं, जिससे एग्जाम का पैटर्न वैसे तो आप दे चुके हैं ताकि और क्वेश्चंस आप लोगों को और क्लियर हो जाए। और आने वाले वीडियो में मैं आप लोगों को मॉडल क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड कराऊंगी जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। तो आइए बिना डिले किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये पेपर है 7 जनवरी 2017 का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके क्या क्या क्वेश्चंस रहे हैं। सोडियम एंड पोटेशियम मेटल्स बीइंग वेरी रिएक्टिव एंड स्टोर्ड इन। सोडियम और पोटेशियम धातु जो कि बहुत अभिक्रियाशील होते हैं कहाँ रखे जाते हैं? तो ये तो आपको मालूम ही होगा कि इन्हें खुला नहीं रखा जाता है। यदि इन धातुओं को खुला रख दिया जाए तो ये जल्दी से आग पकड़ लेते हैं, यानी ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। तो इन्हें कहाँ रखा जाता है? जल में, सोडियम हाइड्रोक्साइड के घोल में, मिट्टी के तेल में, तनुकृत हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। तो ये 6th या 7th ऑनवर्ड्स का क्वेश्चन है, आप लोगों ने सभी ने पढ़ा होगा इसको। तो जनरली इन्हें रखा जाता है मिट्टी के तेल में। तो आंसर हो जाएगा केरोसिन ऑयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धमनियों का मुख्य कार्य होता है। द मेन फंक्शंस ऑफ आर्टरीज इज टू कैरी। तो ऑप्शंस क्या क्या हैं? डीऑक्सीजनेटेड या वी ऑक्सीजनित रक्त शरीर के विभिन्न हिस्सों से हृदय में ले जाना, यानी ये क्या कर रही है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन नहीं है उसे अलग अलग पार्ट से हार्ट के पास ले जा रही है, या ऑक्सीजनेटेड को हार्ट से शरीर के अलग अलग पार्ट्स में ले जा रही है। ऑक्सीजनेटेड जो भी ब्लड है उसे फेफड़ों से शरीर के विभिन्न हिस्सों में ले जा रही है। देखिए दो ऑप्शन क्या है, एक बार हार्ट से ले जा रही है और एक बार हार्ट तक ला रही है, और एक बार बदला रहा है लंग्स यानी फेफड़ों से ले जा रही है और एक बार बता रहा है कि फेफड़ों में ले जा रही है। दो ऑप्शन है यहाँ पर, यानी 4 ऑप्शन है, लेकिन इसमें 2 तरीके से इनको क्लैरिफाई किया गया है। तो एक बार सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आर्टरीज यानी कि धमनी जो होती है वो क्या होती है। तो आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड एंड न्यूट्रिएंट्स अवे फ्रॉम योर हार्ट टू योर बॉडीज टिश्यू। तो हमेशा ध्यान रखिए कि ये कैसे कलर की होती है ये भी आपको ध्यान रखना है, कभी कलर भी पूछा जा सकता है। तो जनरली ये होती है जो धमनियाँ होती हैं यानी आर्टरीज रेड कलर की दिखाई देती हैं, और ये किस टाइप का ब्लड ले जाएगी? ऑक्सीजनेटेड, और इसमें न्यूट्रिएंट्स भी होंगे, और हार्ट से दूर ले जाएंगी। हार्ट से दूर ले जाएंगी मीन्स क्या हो रहा है कि ये हार्ट से ही लेकर जा रही हैं, हार्ट से शरीर के अलग अलग पार्ट्स में लेकर जाएंगी। और शिरा का भी देख लेते हैं, क्योंकि अगर शिरा का क्वेश्चन यानी वेन्स का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तब क्या आंसर देंगे आप? तो शिरा ये जो होती है ये होती है ब्लू कलर की, ध्यान रखिए आप, ब्लू कलर की होती है। और इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? टेक ऑक्सीजन यानी पर ब्लड बैक टू द हार्ट, जिसमें ऑक्सीजन की कमी होगी उस ब्लड को ये हार्ट के पास लेकर आएगी। और जो सबसे बड़ी धमनी है ओटा यानी महाधमनी हमारे शरीर की जिसे कहा जाता है ओटा को, वो कहाँ है, या मुख्य धमनी है या नॉर्मल है, तो इसका भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन टाइप से भी पूछा जा सकता है। तो जो ओटा है महाधमनी शरीर की सबसे बड़ी और मुख्य धमनी है यानी आर्टरीज है। तो यदि क्वेश्चन आए कि शरीर की सबसे बड़ी धमनी या सबसे बड़ी आर्टरीज कौन सी, तो ध्यान रखिए ओटा। इंग्लिश में भी आप याद रखिए चाहे आप हिंदी मीडियम से हैं। जो हृदय के बाएं नीले यानी बाएं नीले को इंग्लिश में कहा जाता है वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से स्टार्ट होती है तथा जिससे ऑक्सीजन मिश्रित रक्त सारे शरीर के ऊतकों में ऑक्सीजन का संचारण करता है। ये ध्यान रखिए सबसे बड़ी महाधमनी कौन सी है? ओटा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अब आप। इसका आंसर तो आप लोगों को समझ में आ ही चुका होगा। क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर है ऑक्सीजनेटेड रक्त हृदय से शरीर के विभिन्न हिस्सों में ले जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कूल एयर मूव्स फ्रॉम लैंड टूवर्ड द सी कॉसिंग। ठंडी हवा जो भूमि से समुद्र की ओर चलती है किसके कारण? लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, सैंड ब्रीज या मॉनसून विंड। थल समीर, समुद्र समीर, रेतीली हवा या मानसूनी हवा। तो पहले एक एक ऑप्शंस को हम देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट ऑप्शन में दिया है लैंड ब्रिज। तो लैंड ब्रिज क्या होता है? जैसे कि देखिए आपको यहाँ स्क्रीन पर ये एक इमेज दिखाई दे रही है। तो इमेज में आप देख सकते हैं कि एक बार ये रात का सीन दिखाई दे रहा है और एक बार जो है ये दिन का सीन दिखाई दे रहा है आपको। तो देखिए रात में क्या होगा
कि पूरा जो पहले हम दिन से स्टार्ट कर लेते हैं। दिन में क्या है, सन की गर्मी है और हाउस होल्ड यहाँ से जो गर्मी निकल रही है उसके कारण जो हवा है वो गर्म हो चुकी है और वो फ्लो हो रही है समुद्र की ओर, और समुद्र की ठंडी हवा किस और फ्लो हो रही है, लैंड की ओर। वही जस्ट इसका अपोजिट आपको रात के समय में दिखाई देगा। रात में क्या होगा कि जो पानी से जो हीट है वो निकल कर लैंड की ओर ट्रांसफ़र हो रही है, और लैंड पे जो ठंडी हवाएं, क्योंकि रात के कारण ठंडी हो चुकी है और क्योंकि जो अदर एक्टिविटी है वो भी कम हो जाती है रात के टाइम पे, तो वो हवा जो है समुद्र की ओर फ्लो हो रही है। लैंड ब्रिज को अब हम देख लेते हैं, इसकी डेफिनेशंस क्या होती है। अ लोकल विंड सिस्टम कैरेक्टराइज्ड बाय अ फ्लो फ्रॉम लैंड टू वाटर लेट एट नाइट, यानी समुद्र की हवाओं के ये विपरीत होती है और समुद्र के किनारे विकसित होने वाली ये कोमल हवाएं होती है। जनरली लैंड ब्रिज की डेफिनेशन हो जाएगी। वहीं सी ब्रिज की देख लेते हैं कि सी ब्रिज की डेफिनेशंस क्या होगी। तो जो सी ब्रिज होते हैं समुद्री हवा या तटवर्ती हवा, कोई भी हवा जो पानी के एक बड़े हिस्से से या एक भूभाग की ओर बहती है। अ लोकल विंड सिस्टम कैरेक्टराइज्ड बाय अ फ्लो फ्रॉम सी टू लैंड ड्यूरिंग द डे। वहीं थर्ड ऑप्शन दिया है सैंड ब्रिज। सैंड ब्रिज यानी रेतीली हवा क्या होती है, तो ड्यूरिंग द डे द सन वार्म्स अप द लैंड और सैंड एज वेल एज वाटर। जैसे कि पानी गर्म होता है, जैसे अभी हमने सी ब्रिज और लैंड ब्रिज देखा, वैसे ही दिन के टाइम पे जब इससे रेडिएशंस निकलती है तो रेत यानी सैंड भी गर्म होती है, लेकिन ये ध्यान रखिए पानी के कंपैरिजन में ये ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करती है हीट का और ये ज़्यादा गर्म हो जाती है। और है मानसूनी विंड, तो ये आपको मालूम ही होगा कि मानसूनी हवाएं क्या होती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, यानी ठंडी हवा कब आएगी, थल समीर लैंड ब्रिज इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं। द फॉलोइंग प्लैनेट रोटेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। कौन कौन से हैं जो ईस्ट से वेस्ट की ओर रोटेशन करते हैं। मर्क्यूरी एंड सैटर्न, वीनस एंड यूरेनस, यूरेनस एंड मर्क्यूरी, नेपच्यून एंड मार्स। पहले जो 8 ग्रह हैं वो सूर्य की परिक्रमा की दिशा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जो सूर्य की उत्तरी ध्रुव के ऊपर से देखने पर वामावर्त है। और इसकी कुछ अपवाद या एक्सेप्शन है, शुक्र और यूरेनस। और ध्यान रखिए जैसे जो वीनस है स्पिन ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, और वैसे ही यूरेनस भी। ये जो दोनों हैं अदर जितने भी ग्रह हैं रोटेशन है वो है यहाँ पर वेस्ट टू ईस्ट। बस 2 ऐसे हैं वीनस और यूरेनस जो अपोजिट, यानी ये एक्सेप्शन है, तो इनका जो रोटेशन होता है वो ईस्ट टू वेस्ट होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तो इसका आंसर समझ में आ चुका होगा आपको, यूरेनस एंड मर्क्यूरी। अब इसमें और क्वेश्चन आपसे ये भी पूछे जा सकते हैं कि किसको, ये भी ध्यान रखना है कि रोटेशन क्या होता है और रिवॉल्यूशन क्या होता है, यानी परिभ्रमण और परिक्रमण किसे कहा जाता है। परिभ्रमण मतलब होता है अपने ही अक्ष पर घूमना, और वही परिक्रमण होता है यानी किसी भी चीज को, जैसे सूर्य है उसके चारों तरफ जो ग्रह घूमते हैं उसे कहा जाता है परिक्रमा करना, या और जो परिक्रमा करते हैं उस पर्टिकुलर टाइम को कहा जाता है परिक्रमण काल। तो ग्रहों से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि डिस्टेंस पूछ लिया, किसी के एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर पूछ लिया, या किसी ग्रह के उपग्रह आपसे पूछे जा सकते हैं, बड़ा छोटा ग्रह पूछा जा सकता है। तो ग्रहों के लिए ऑलरेडी वीडियो दांगी अकेडमी की प्लेलिस्ट में जाकर आप सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। और यदि आप डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए, मैं आपको इसका एक वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगी। अगला क्वेश्चन है, इन अ बल्ब देयर इज अ थिन वायर विच ग्लो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू इट, दिस इज कॉल्ड। एक बल्ब में एक पतला तार होता है जो जलता है, आपने जनरली ये देखा होगा। ये जो हमारा बल्ब है इस टाइप से, इसके अंदर इस टाइप से फिलामेंट लगा रहता है और इसी से प्रकाश उत्पन्न होता है, ये जलता है, तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है फिलामेंट। और ये किसका बना होता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिए। अगला क्वेश्चन है, वो लघुत्तम समय अंतराल जिसे सामान्य रूप से उपलब्ध घड़ियों से मापा जा सकता है। द स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल दैट कैन बी मेजर्ड विद कॉमनली अवेलेबल क्लॉक्स एंड वॉचेस, यानी सबसे छोटा टाइम पूछा गया है। तो जो हम घड़ियों में नापते हैं, आपके चाहे हैंड वॉच हो या दीवार पे लगी हुई घड़ी, तो उसमें जो हम नापते हैं वो नापते हैं जनरली सबसे छोटा टाइम 1 सेकेंड, उसके बाद 1 मिनट, और उसके बाद घंटे में इसको नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 से 8 साल की उम्र के बीच बच्चों के जो दांत गिरते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो जनरली उन्हें क्या कहा जाता है आपको मालूम ही होगा, जो दांत टूटते हैं उन्हें दूध के दांत कहा जाता है। इन टीथ के दूसरे और भी नाम है, जैसे मिल्क टीथ के अलावा प्राइमरी टीथ भी इन्हीं को कहा जाता है। अगर आपसे कभी क्वेश्चन आए तो आप ध्यान रखिए। एक बार इनका फॉर्मूला देख लेते हैं कि जो बच्चों में दूध के दांत होते हैं उन दांत का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि फॉर्मूला भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। 2, 1,
220, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, 2120, और इक्वल्स टू टोटल जो नंबर ऑफ टीथ होंगे वो कितने आ जाएंगे आपके, 20 आ जाएंगे। तो एक बार एडल्ट का भी फॉर्मूला देख लेते हैं। एडल्ट का क्या हो जाएगा, जो फॉर्मूला है हो जाएगा यहाँ पर 2 1 2 3, तो ये अपर जो और लोअर जो दोनों में सेम रहेंगे, 2 1 2 3 इंटू 2 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा टोटल जो नंबर ऑफ टीथ होते हैं वो होते हैं टोटल 32 टीथ। एडल्ट में कितने होते हैं, 32। वहीं यदि चाइल्ड की बात की जाए तो उसमें होते हैं 20। तो इंसीजर्स एडल्ट में होते हैं 2, कैनाइन्स 1। पेयर में बात की जा रही है यहाँ पे 2 पेयर इंसीजर की, कैनाइन के 1 पेयर, प्री मोलर के 2 पेयर और मोलर्स के होते हैं 3 पेयर्स। तो ध्यान रखिए एडल्ट में 32 और बेबी में होते हैं 20, और इन्हीं को प्राइमरी टीथ भी इन्हीं को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस्कोप एक यंत्र है जो इसका प्रयोग करता है, यानी पेरिस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट विच मेक्स यूज ऑफ, किस टाइप के मिरर्स का इसके अंदर यूज़ किया जाता है। तो पेरिस्कोप आप ध्यान रखिए समतल दर्पण का यूज़ किया जाता है इसके अंदर। अगला क्वेश्चन है, घास में मौजूद एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट जिसे मानव द्वारा पचाया नहीं जा सकता है। तो ध्यान रखिए जो घास होती है उसमें होता है सेलुलोज, और ये क्योंकि जो एनिमल्स खाते हैं उनमें एक स्पेशल टाइप का स्टमक होता है, आमाशय होता है, जिसे कहा जाता है रूमिनेंट स्टमक। ये ध्यान रखिए, जुगाली करने वाले जानवर आपने पढ़ा होगा उनमें रूमिनेंट स्टमक पाया जाता है, और उसमें कुछ स्पेशल टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, उसकी हेल्प से ही इसका पाचन कर पाते हैं, जो कि मानव में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, मौसम पूर्वानुमान इसका उपयोग करता है। द वेदर फोरकास्टिंग मेक यूज ऑफ, किस टाइप के थर्मामीटर का यूज़ किया जाता है। ज्वरमापी का तो क्लिनिकल जो थर्मामीटर होता है वो टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए यूज़ किया जाएगा। अधिकतम न्यूनतम यानी बहुत ज़्यादा जो टेम्परेचर होता है उसको मेज़र करने में यूज़ किया जाता है डॉक्टरी थर्मामीटर और लेबोरेटरी थर्मामीटर। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा अधिकतम न्यूनतम तापमाप, यानी ज़्यादा भी नाप सकता है और सबसे कम भी नाप सकता है, दोनों ही यूनिट इसके अंदर प्रेजेंट होती है, इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊष्मा हम तक किस प्रक्रिया के द्वारा पहुंचती है। तो देखिए जैसा कि स्क्रीन पर आपको इमेज दिखाई दे रही है, सन है और अर्थ, इस तक जो सन से आने वाली रेडिएशंस हमारे तक पहुंच रही है वो किस प्रोसेस के थ्रू पहुंच रही है। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए हैं, संवहन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, कंडक्शन और इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन जनरली क्या होता है, जो सरफेस पर वाटर है वो सन की हीट के थ्रू वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, उस प्रोसेस को कहा जाता है इवेपोरेशन। इसी से नमक बनाया जाता है। इसी संवहन और कंडक्शन, तो देखिए ये दोनों इमेज आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, जिससे एक बार जब हीट प्रोवाइड हो रही है और पानी गर्म हो रहा है और जब उसको ठंडा किया जा रहा है, तो ये दोनों ही प्रोसेस है संवहन और चालन की। तो इन तीनों प्रोसेस के थ्रू जो सन से एनर्जी रिलीज होती है, ऊष्मा, वो धरती तक या हम तक नहीं पहुंचती। आपको ध्यान रखना है हमेशा जो सूर्य से रोशनी आती है, ऊर्जा या ऊष्मा, आप कुछ भी कह सकते हैं, वो जो आती है वो किरणों के माध्यम से या रेडिएशंस के थ्रू धरती तक पहुंचती है और धरती या हम तक पहुंचती। क्वेश्चन में यदि धरती भी लिखा हो तब भी आपको रेडिएशन ही ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊन कटाई इस प्रक्रिया को दर्शाता है। शेयरिंग रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ, ऊन से शॉल को बनाना। तो बात किया जा रही है यहाँ पर ऊन को काटना, तो ऊन से शॉल को बनाना तो होगा ही नहीं। ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों से ऊन के साथ त्वचा की पतली परत हटाना, ऊन के लिए भेड़ को मारना, भेड़ के बच्चों को पालना। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों से ऊन के साथ त्वचा की पतली परत को हटाना, क्योंकि जो ऊन है वो भी एक प्रकार से एक फैट सेल्स होती है, उसका ही रूप होते हैं, जो सिर्फ भेड़ों में ही पाया जाता है और भी होती है जिनमें भी ये क्वालिटी पाई जाती है, यानी उनके अंदर भी ये उत्तक पाए जाते हैं जिनसे कि वो ऊन का निर्माण कर सकते हैं। इनको पता कब लगाया गया, जब इनका अवलोकन या ऑब्जर्वेशन माइक्रोस्कोप के थ्रू किया गया, तब उन्होंने देखा कि जो ऊन के जो फाइबर्स होते हैं उनमें एक पतली सी परत पाई जाती है, और उन्होंने ये पाया उसके थ्रू कि ये कुछ प्रकार की विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो ऊन का निर्माण करती हैं। अगला क्वेश्चन है, पुलों और गाड़ियों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले लोहे को मजबूती देने के लिए जिंक की कोटिंग करी जाती है। तो आपने सभी ने पढ़ा ही होगा क्यों करी जाती है। धूल और खरोचों से बचाता है, सुंदर बनाता है, इसे संक्षारण से और जंग लगने से बचाता है या चमक प्रदान करता है। तो ध्यान रखिए, आपको मालूम होगा कि जो लोहा होता है नमी की उपस्थिति में उस पर क्या हो जाती है, जंग लग जाती है, जिससे धीरे धीरे जो लोहा है वो गलने लगता है या खराब होने लगता है, सड़ जाता है। तो उससे बचाने के लिए ही उस पर जिंक की कोटिंग की जाती है।
इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखिए, ये भी पूछा जा सकता है। इस प्रोसेस का नाम है गैल्वेनाइजेशन। क्या नाम है? गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? यानी लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसे संक्षारण से और जंग लगने से बचाता है, या प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोरोजन एंड फॉर्मेशन ऑफ रस्ट। टॉर्च इसका प्रयोग करती, टॉर्च मेक यूज ऑफ समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या उत्तल लेंस। जो टॉर्च होती है उसमें किस टाइप के मिरर का यूज़ किया जाता है? तो ध्यान रखिए, उसमें अवतल दर्पण का यूज़ किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण की क्या क्वालिटी होती है कि ये क्या करता है? प्रकाश को फैला देता है। ऐसा जब होता है वो, तो इस टाइप से फैला देता है। जबकि जो उत्तल दर्पण होता है वो क्या करता है? उत्तल दर्पण हमेशा जो किरणें होती हैं उनको संकृत कर देता है, एक पॉइंट पर उनको कॉन्क्रीट कर देता है। अगला क्वेश्चन है, ज्वलनशील पदार्थ बड़ी शीघ्रता से आग पकड़ता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनमें इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस कैच फायर इजली एज दे हैव, मतलब उनमें किस प्रकार के पदार्थ होते हैं जिसकी वजह से वो जल्दी से आग पकड़ लेते हैं, या उनका जो प्रज्वलन ताप होता है वो कम होता है या ताप अधिक होता है, कैलोरी मान उच्च होता है, या हीट हाई हीट ऑफ कंबशन या दहन उष्मा उच्च होती है। तो ध्यान रखिए, जो इग्निशन टेम्परेचर होता है, इग्निशन टेम्परेचर का मीनिंग होता है कि कितने पावर या कितनी उसकी कैपेसिटी है कि वो कितने टेम्परेचर पे जल जाए। तो जिसका इग्निशन टेम्परेचर जितना कम होगा वो उतना ही जल्दी आग पकड़ेगा, ध्यान रखिए। और जिसका इग्निशन टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही लेट आग पकड़ेगा। इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि किसी पदार्थ को गर्म करने के लिए आपको कम ऊष्मा की आवश्यकता पड़ रही है, यानी कम इग्निशन टेम्परेचर, और ज़्यादा ऊष्मा की आवश्यकता पड़ रही है, यानी ज़्यादा इग्निशन टेम्परेचर। तो जिसका इग्निशन टेम्परेचर जो है कम होगा, प्रज्वलन ताप कम होगा, वो जल्दी से आग पकड़ लेगा। अगला क्वेश्चन है, जब मृदा में बालू के बड़े कणों का ज़्यादा अनुपात रहता है तो इसे कहा जाता है, यानी जो सोइल है उसमें लार्ज पोर्शन ऑफ बिग पार्टिकल्स ऑफ सैंड प्रेजेंट रहेगा तो उसे क्या कहा जाएगा? दोमटी यानी लोमी सॉइल, सैंडी सॉइल, ह्यूमस सॉइल या मृणमय मृदा। तो चाहे आप हिंदी मीडियम से हैं, इनके जो नाम है आप इंग्लिश में ध्यान रख लीजिए, क्योंकि बहुत बार दुमटी या दोमट मृदा को लोमी सॉइल भी इंग्लिश में का कन्वर्जेशन नहीं किया जाता और इंग्लिश से सीधा हिंदी में नाम लिख देंगे, जैसे ऐसे लोमी सोइल ऐसे करके लिख दिया जाता है। तो ध्यान रखिए, जिसे नाम से समझ में आ रहा है, यदि सैंड के पार्टिकल्स ज़्यादा है तो सैंडी सोइल यानी बलुई मृदा इसका नाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, WWTP को विस्तृत करें। WWTP का फुल फॉर्म बताना है, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। क्या होता है? वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोध को निम्न इकाई में मापा जाता है, यानी इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को किस में नापा जाता है? जूल में, ओम में, एम्पियर, वोल्ट या ओम। तो जूल में जनरली क्या नापा जाता है? एनर्जी को, और ओम में क्या नापा जाता है? जनरली जो करंट फ्लो हो रहा है इसके अंदर, और एम्पियर धारा प्रवाह, और वोल्ट में क्या नापा जाता है? विद्युत प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस को मेजर किया जाता है। परिखा, चेन, पंप और ढेकली और राहत है, यानी किसके टाइप हैं ये आपको बताना है। मोट, चेन पंप, ढेकली और राहट। तो सिंचाई के पारंपरिक तरीके, यानी देखिए ये जो राहट और ये सब जो दिया है, जैसे कुआं, आपने पुराने ज़माने में जो कुआं देखा होगा उसके ऊपर कुछ इस टाइप से देखा होगा, यहाँ पे एक चक्री लगी होती थी और उस पर रस्सी डाल के कुएं में से बाल्टी के थ्रू पानी खींचा जाता है, उसी को रहट कहा जाता है। और चेन पंप भी कुछ, ये सब इसी तरीके हैं जिनसे सिंचाई की जा सके। तो ये सब क्या है? सिंचाई के अलग अलग तरीके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेंस्ट्रुअल फ्लो लास्ट फॉर अबाउट डैश एंड मार्क द एंड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। आर्तव काल दिनों तक रहता है और मासिक चक्र को समाप्त करता है, यानी कितने दिनों तक? जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का टाइम लिमिट पूछा गया है 2 से 7 दिन, 10 से 12 दिन, 15 से 20 दिन, 20 से 24 दिन। तो ये जनरली इसका जो टाइम पीरियड है वो होता है 2 से 7 दिन। विशिष्ट सूक्ष्म जीवों का वर्धन करके बनाई गई दवा जिसे अलग अलग रोगों का उपचार किया जाता है। मेडिसिन्स मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड यूज्ड टू कर्व अ वैरायटी ऑफ डिसीज इज। तो जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके थ्रू एक दवाई बनाई गई है, मेडिसिन, और उसको अलग अलग डिसीज़ के को क्योर करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसे क्या कहा जाता है? एंटीसेप्टिक यानी पूतरोधी, एंटीजन, प्रतिजन, एंटीबॉडीज़ या एंटीबायोटिक्स। तो आपने जनरली कभी भी डॉक्टर के पास गए होंगे, सपोज़ कीजिए आपको फीवर है, तो फीवर के साथ में जो भी सायरप या जो भी दवाई दी जा रही है, छोटे बच्चों को जनरली सायरप दिया जाता है और एडल्ट्स को क्या होती है कि टैबलेट्स दी जाती है। तो उस टैबलेट में भी आप ध्यान रखेंगे, एक जो होती है पैरासीटामोल की टैबलेट होगी
और एक अलग से एक एंटीबायोटिक्स दिया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद चाहे सर्दी जुकाम हो आपको या अलग अलग जितने भी डिसीज होते हैं तो उनकी एक दवा, एक पर्टिकुलर दवा अलग रहेगी और उनके लिए एक पर्टिकुलर एंटीबायोटिक। ऐसा नहीं है कि सारे डिसीज के लिए कॉमन एंटीबायोटिक, लेकिन एक एंटीबायोटिक दवा सभी डिसीज के लिए दी जाती है और अलग अलग डिसीज के लिए अलग अलग एंटीबायोटिक्स को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूजल का डैश प्रक्रिया द्वारा पुनर्भरण हो जाता है। ग्राउंड वाटर लेवल जो है वापस से रिचार्ज किस प्रोसेस के थ्रू होता है? एक्वाफायर, जलभृत, इनफिल्ट्रेशन, अंतर संपादन, वाटर साइकिल और एब्जॉर्प्शन। तो देखिए जो जल चक्र है, जल चक्र तो आपने पढ़ा ही होगा। जल चक्र किस टाइप से कि यहाँ क्लाउड यानी बादल बने हुए हैं या तालाब, समुद्र कुछ भी बना होगा या सन बना होगा। तो बारिश हो रही है, वापस से पानी सोर्सेस में जा रहा है और सन की एनर्जी के थ्रू वापस से इवेपोरेशन हो रहा है और वापस से ऊपर जा रहा है। ये जो प्रोसेस होती है वो जल चक्र होता है, वाटर साइकिल होता है। एब्जॉर्प्शन का मीनिंग है कि जो सरफेस है अर्थ की वो एब्जॉर्ब कर रही है वाटर को, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया कि पूरा रिचार्ज होना यानी ग्राउंड वाटर लेवल की बात की जा रही है। तो इनफिल्ट्रेशन यानी अंतःस्पंदन के द्वारा वापस से भरा जाता है, यानी जो अंदर तक ग्राउंड है, स्टोन जो बड़े बड़े स्टोन होते हैं वहाँ पे जो जल है वापस से भर जाता है। और इससे वापस से कैसे निकाला, जैसे ट्यूबवेल लगा लिए, कुएं खोद लिए, हैंडपंप लगा लिए, उनके थ्रू इस वाटर को हम अपने तक लाते हैं और इसका फिर यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है लाइकेन, इनके बीच का सहजीवी संबंध होता है। लाइकेन्स इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन, किसके बीच की लिंक है ये? एल्गी एंड फंगी, फंगी एंड बैक्टीरिया, बैक्टीरिया एंड एल्गी एंड एल्गी। तो देखिए एल्गी एंड एल्गी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। सपोज कीजिए यदि आपको इसका आंसर नहीं मालूम तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्या हो सकता है? जो लाइकेन है इसका जनरली यूज़ किया जाता है मसालों के फॉर्म में भी। आपने अपने घर में जब भी खड़े मसाले लाते होंगे तो उसमें देखा होगा पत्ती जैसा स्ट्रक्चर, स्पंजी टाइप का ये स्ट्रक्चर दिखाई देता है, एकदम काई जैसा ये दिखाई देता है, ग्रीन ग्रीन कलर का। तो ये किसके बीच की लिंक है? एल्गी एंड फंगी, शैवाल और कवक। और ये एक इंडिकेटर भी है, जो भी साइंस वाले स्टूडेंट होंगे उनको तो जनरली मालूम होगा ये, और वैसे ये 9th ऑनवर्ड्स में भी दिया हुआ है। ये एक इंडिकेटर का भी काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? यानी फिजिकल नहीं है। फिजिकल चेंजेस होते क्या है? यानी कि जिसको वापस से जिस स्टेज से आपने स्टार्ट किया था उसी में आप वापस से कन्वर्ट कर सकते हो, उसे हम कहते हैं फिजिकल चेंजेस। तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिया है। मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स, मोमबत्ती का पिघलना, डिजॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर, फोटोसिंथेसिस, कटिंग ऑफ वुड इनटू पीसेस। तो यहाँ पूछा है उदाहरण नहीं है, ध्यान रखिए, नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंजेस। तो पानी में नमक का घुलना कोई फिजिकल चेंजेस नहीं है, क्योंकि जो सॉल्ट के जो पार्टिकल्स हैं वो जब भी आपने ये प्रोसेस की होगी, एक बीकर या एक ग्लास ले लीजिए, उसमें आप 1 चम्मच नमक डाल के इसको स्ट्रायर कीजिए किसी भी चम्मच या रॉड की हेल्प से। आफ्टर सम टाइम आप देखेंगे कि जो सॉल्ट आपने इसमें ऐड किया है वो कुछ टाइम बाद पूरा डिजॉल्व हो जाएगा और वो इनविजिबल हो जाएगा। तो सॉल्ट गया कहाँ? तो जो वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो गैप होती है उससे ये सॉल्ट के पार्टिकल्स बाइंड हो जाते हैं। इसलिए एक फिजिकल प्रोसेस नहीं है, क्योंकि आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि सॉल्ट कैसे डिजॉल्व हो रहा है पूरा वाटर के साथ में, और जब डिजॉल्व हो चुका है तो कैसे वाटर के मॉलिक्यूल सॉल्ट के पार्टिकल्स के साथ में बाइंड हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, खमीर में अवायवीय श्वसन के परिणाम से बने उत्पाद। द प्रोडक्ट फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इन यीस्ट आर। जो यीस्ट होता है उसमें सबसे पहले अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज अ एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। तो सबसे सिंपल सी डेफिनेशन है, जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस, वैसे रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग दोनों ही डिफरेंट प्रोसेस है, ये भी आप ध्यान रखिए। ब्रीथिंग मीन्स होता है जनरली सांस लेना, इनटेक ऑफ गैसेस इन आवर बॉडी। तो जनरली हम नाक के थ्रू जो सांस लेते हैं उसमें ये सारी गैसेस का मिक्सचर है। और रेस्पिरेशन में होता है जब फिल्ट्रेशन ऑफ गैसेस होता है और एनर्जी रिलीज होती है, वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं और हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है और उसी के थ्रू ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर रह जाती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकल जाती है। इस प्रोसेस को कहा जाता है रेस्पिरेशन। अब ये 2 टाइप की है, एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन दैट मीन्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस या जो श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसे एनारोबिक, और जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नॉन एज एरोबिक रेस्पिरेशन। तो यहाँ पर पूछा है एनारोबिक रेस्पिरेशन इन यीस्ट आर। तो जो एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है यीस्ट से, तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि यीस्ट में किस टाइप का रेस्पिरेशन होता है। तो आप ध्यान रखिए एनारोबिक, या एनारोबिक रेस्पिरेशन किस में होता है? तो यीस्ट में। तो इसमें जो प्रोडक्ट है वो क्या फॉर्म्ड होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल, कार्बन डाइऑक्साइड अल्कोहल, ऑक्सीजन और जल, और ऑक्सीजन और अल्कोहल। तो ध्यान रखिए क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल का फॉर्मेशन। क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर देखिए आपने जनरली यीस्ट का
यूज़ तो सुना ही होगा, कहाँ पर किसी भी सब्सटेंस को सड़ाने के लिए उसका यूज़ किया जाता है, जैसे केक का फॉर्मेशन किया जा रहा है, जलेबी का फॉर्मेशन किया जा रहा है वहाँ पर। तो इस टाइप के जब भी फॉर्मेशन, जहाँ पर भी मोस्टली यीस्ट का यूज़ किया जाता है वहाँ अल्कोहल का फॉर्मेशन जरूर होता है। और उसमें से आपने देखा होगा कुछ टाइम बाद उसमें से बबल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, तो जो बबल्स होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और इसीलिए बबल्स उसमें बनते हैं। तो ध्यान रखिए, इसका जो प्रोडक्ट होगा वो होगा कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसके साथ ही आपको मॉडल क्वेश्चंस पेपर और इसकी प्रिपरेशन के लिए भी वीडियो इस एकेडमी पर प्रोवाइड किए जाएंगे। तो चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।